मशीन की खटखट लगातार मेरी नींद में खलल डाल रही थी। मैं कभी चारपाई पर एक तरफ करवट बदल रही थी तो कभी दूसरी तरफ करवट ले रही थी, मगर सिलाई मशीन की शोर की आवाज मुझे किसी तौर पर भी चैन लेने नहीं दे रही थी। ऊपर से सूरज सिर पर खड़ा हुआ था और उसकी बढ़ती हुई गर्मी माहौल में शिद्दत बढ़ा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता नींद मेरी आंखों से दूर भागती जा रही थी और मैं मुंदी मुंदी आंखें खोलकर आसपास का जायजा लेने लगी। मम्मी रोज की तरह कुर्सी पर बैठी सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। कमजोर निगाह का मोटा सा चश्मा आंखों पर टिका हुआ था जो बार बार फिसलकर नाक पर आ टिकता था और निगाहें मशीन पर जमी थी। यह इस घर का रोज का रूटीन था कि मम्मी सुबह सवेरे ही सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती थी और फिर मम्मी होती थी और उनकी सिलाई मशीन होती थी। सिलाई मशीन बहुत पुरानी हो चुकी थी तो उसकी खटखट की आवाज पूरी घर में गूंजा करती थी और रोजाना ही यह आवाज मेरी नींद में खलल डाला करती थी। कभी कभी तो मैं उस आवाज से बहुत तंग आ जाया करती थी। मैं जब भी मम्मी को सुबह सवेरे सिलाई मशीन लेकर बैठने से मना करती तो मम्मी उल्टा मुझ पर ही सवार हो जाती और बहुत बातें सुनाती थी, क्योंकि मैं अक्सर सिलाई मशीन को बुरा भला भी बोल दिया करती थी और यह बात मम्मी को बेहद नागवार गुजरती थी। हमारे घर का चूल्हा ही सिलाई मशीन की वजह से चल रहा था। अगर यह न होती तो हम लोग तो भूख से ही मर जाते और किसी को भी खबर न होती, क्योंकि हम लोग बेहद गरीब थे, इसलिए कोई भी रिश्तेदार हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरी चाची थी जो अक्सर हमारा हालचाल पूछने घर पर आ जाया करती थी, मगर उनका हमारे घर ज्यादा आना जाना भी उनके पति को पसंद नहीं था, इसलिए वह अक्सर अपने पति से छुपकर हमारे घर आती थी। मेरी चाची मुझसे और मम्मी से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि चाची मेरी मम्मी की कजन भी थी। जब भी अक्सर वो हमारे घर आती थी तो यही बात करती थी। उनके माँ बाप यानी मेरे नाना नानी के मरने के बाद मेरी मम्मी ने उन्हें औलाद की तरह पाला था और उनकी शादी भी मम्मी ने ही करवाई थी। एक तरह से वह मेरी मम्मी को अपनी जिठानी नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह समझती थी। तभी तो मेरे पापा के मरने के बाद उन्होंने बाकी रिश्तेदारों की तरह हमसे मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि हमेशा हमारी खबर लेने के लिए आती रहती थी और हमारी मदद भी करती रहती थी। मगर मेरी मम्मी बहुत खुददार थी, वो उनसे किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने पापा के मरने के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई मशीन संभाल ली थी। मम्मी मोहल्ले भर की तमाम औरतों के कपड़े की सिलाई किया करती थी। इस तरह खींच तान कर हमारा गुजारा हो ही जाता था और हम किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ते थे। चाची मम्मी की मदद इस तरह से भी कर दिया करती कि वो मम्मी को अपने मोहल्ले से भी औरतों के कपड़े सिलाई करवाने के लिए ले आती थी। इस तरह मम्मी के पास काम और ज्यादा आता था और कुछ पैसे और आ जाते थे। जब मेरे पापा जिंदा थे तब हमारे हालात इतने बुरे नहीं थे। पापा कहीं से भी कमा कर ले आते थे और घर का चूल्हा जल जाया करता था। मगर फिर पापा को एक ऐसी बीमारी ने घेरा जिसने देखते ही देखते पापा को दीमक की तरह चाट लिया। पापा दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे और सेहत गिरती जा रही थी। पहले जो कभी उनकी सेहत बहुत अच्छी हुआ करती थी, अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा मालूम होते थे। पापा की हालत देखकर मैं परेशान रहती थी, मगर पापा ने फिर भी इस हालत में कमाना नहीं छोड़ा था। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जब पापा की तबीयत ज्यादा खराब होती गई तो उनकी हिम्मत भी जवाब दे दी गई थी। अब वो बिस्तर से उठने के काबिल भी नहीं रहे थे। मैं उनकी हालत देखकर चुप चुप के आंसू बहाते रहती थी। जिस तरह पापा तकलीफ में इस दुनिया से गए थे, हम उनके लिए बस यही दुआ करते रहते थे कि उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि उनकी यह हालत देखकर हमारा दिल बहुत दुखता था। और फिर एक दिन जिंदगी ने पापा से मुंह मोड़ लिया और मौत पापा पर मेहरबान हो गई। वह दिन हमारे लिए क़यामत का दिन था। हमारा एकमात्र सहारा इस दुनिया से चला गया था। पापा के जाने के बाद मैं और मम्मी बिल्कुल खाली हाथ रह गए थे। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो सब पापा की दवाइयों पर लग चुकी थी। अब हमारे पास घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे में मेरी चाची ने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने अपने घर से सिलाई मशीन लाकर मम्मी को दे दी ताकि इस तरह हमारे घर का चूल्हा जलता रहे। एक यह भी वजह थी कि हम लोग चाची की बहुत कदर करते थे, क्योंकि वही एकमात्र रिश्तेदार थी जो बुरे वक्त में हमारे काम आई थी, वरना सारे अपनों ने तो हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। एक दिन चाची खुशी खुशी हमारे घर आईं और मम्मी को बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश किया है। उन्होंने अपने किसी मोहल्ले की सहेली से मेरे रिश्ते का जिक्र किया था,
तो उनके उस मोहल्ले की सहेली ने मेरी चाची को एक रिश्ता बताया था। जब चाची ने उस रिश्ते के बारे में सुना तो उन्हें यह रिश्ता ठीक लगा और वो मम्मी से बात करने के लिए आई। मम्मी तो पहले इस इंतजार में बैठी थी कि कहीं से कोई अच्छा रिश्ता आए और वो मेरा बोझ अपने सर से उतार फेंके, क्योंकि जब से पापा इस दुनिया से गए थे मम्मी बहुत कमजोर होकर रह गई थी। वह चाहती थी कि अपनी जिंदगी में ही वह मेरी शादी कर दें और मैं अपने घर की हो जाऊं, ताकि वह सुकून से मर सके। मरने के बाद उनके दिल पर कोई बोझ ना हो, जिस तरह से पापा मेरी शादी का बोझ लिए इस दुनिया से चले गए थे। आखिरी वक्त में वो मम्मी को यही कहते रहे कि काश मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी अपनी घर की हो जाती तो मैं सुकून से मर सकता और मेरे दिल पर कोई बोझ न होता। और अब जब चाची रिश्ता ले आई थी तो मम्मी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बाद चाची के साथ लड़के वाले मुझे देखने आए। मम्मी ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर उन्हें अपने घर के तमाम हालात से आगाह कर दिया था कि वह कोई इतना ज्यादा दहेज नहीं दे सकती हैं। पापा के मरने के बाद घर से सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और अब जो कुछ भी वह कमाती थी वो लोगों के कपड़े सीकर गुजारा करती थी। यह सब सुनने के बाद लड़के वालों के माथे पर बल पड़ गए थे। उनके बदलते हुए तेवर देखकर मम्मी ने उनसे कहा कि वो फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक ही इसका इंतजाम जरूर करेंगी। उस बात पर वो लोग खुश हो गए। इस तरह मेरा रिश्ता तय कर दिया गया और कुछ महीने बाद शादी की तारीख रख दी। यह वक्त भी मम्मी ने उनसे बहुत मुश्किलों से लिया था, वरना वह लोग तो 1 महीने में ही शादी की तारीख मांग रहे थे। इतनी जल्दी शादी करने के लिए मम्मी के पास कोई मसाइल मौजूद नहीं थे, इसलिए मम्मी ने उनसे कुछ महीनों का वक्त मांगा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जा रहे थे और शादी का दिन करीब आता जा रहा था। मेरी शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। मम्मी ने मेरे मामा से शादी में मदद करने की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने साफ हरी झंडी दिखा दी कि वो ऐसी कोई मदद नहीं कर सकते। उनके खुद घर के हालात बहुत खराब हैं, जबकि सभी जानते थे कि मामा अच्छा कमाते खाते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। वह चाहते तो मेरी शादी का पूरा खर्चा भी उठा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामा की तरफ से मायूस होकर मम्मी ने मेरे बड़े पापा से मदद करने की दरखास्त की, मगर बड़ी मम्मी ने तो मम्मी को जलील कर दिया कि जब हाथ में पैसे नहीं थे तो बेटी की शादी करने की क्या जरूरत थी। मम्मी हर तरफ से मायूस हो गई थी। ऐसे में चाची आगे बढ़ी और उन्होंने मेरी शादी के लिए अपनी सोने की बालियां बेच दी। उन्होंने चाचू से छुपकर अपनी सोने की बालियां बेची थी, वरना मेरे चाचू ऐसा हरगिज नहीं करने देते। हालांकि इस बात ने हमें और उनके एहसान तले दबा दिया। मम्मी तो चाची के सामने निगाहें नीचे किए बैठी रहती थी। कुछ इस तरह से मेरी शादी का इंतजाम हो गया। अभी तो शादी में 1 हफ्ता रहा था, इतने में लड़के की बहन हमारे घर आई और उन्होंने हमारे सामने डिमांड रखी कि उन्हें दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। उनकी यह बात सुनकर मेरी मम्मी तो दंग रह गई और चाची के पैरों तले भी जमीन निकल गई। उन लोगों से इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से कोई बात सामने आएगी। पहले ही मेरे दहेज के कुछ चीजें का और बारात के खाने का इंतजाम इतनी मुश्किल से हुआ था, और अब मेरी मम्मी दहेज में मोटरसाइकिल कैसे दे सकती थी? यह तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात थी। मम्मी ने उनको हमारे सारे हालात पहले बता रखे थे और अब ऐसे में उनकी तरफ से ही सारी बातें समझ से बिल्कुल बाहर थी। मम्मी ने उसी वक्त उनसे बात की कि वो मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं दे सकती। उस बात को उन लोगों ने अपनी मान का मसला बना लिया और बारात लाने से साफ इनकार कर दिया कि अगर हम लोग मोटरसाइकिल नहीं देंगे तो वो लोग बारात भी नहीं लाएंगे। मम्मी और चाची ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और इस तरह मेरी शादी होते होते रह गई, क्योंकि उन लोगों ने मोटरसाइकिल के बगैर शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। इस बात का सदमा मेरी मम्मी ने इस कदर लिया कि वो बीमार हो गयी और चारपाई से जा लगी। मैं दिन रात उन्हें देख देख कर रोती रहती, क्योंकि अब वही मेरा सहारा थी। पापा के बाद जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, मगर मम्मी फिर भी मुझे पापा की कमी महसूस न होने देती। और अब जब मम्मी ही चारपाई पर लग गई तो एक दफा फिर पापा के जाने का मंजर मेरी आंखों के सामने लहराने लगा। एक रात मम्मी सोई तो सोई ही रह गई, वो फिर उठ न सकी। मैंने जब सुबह मम्मी को उठाना चाहा तो उनका हाथ एक तरफ को गिर गया। मैं अपनी जगह पर धक से रह गई। मैंने फिर से मम्मी को हिलाया तो मम्मी बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। मैं भागकर पड़ोसी के यहाँ गई और उन्हें घर बुलाया। वह घर आई और मम्मी को देखा तो खामोशी से मुझे गले लगा लिया और मेरी चाची को एक बच्चे को बुलाने के लिए भेज दिया। एक बार फिर एक और क़यामत मेरे इंतजार में थी। मेरे माँ बाप दोनों ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। मम्मी और पापा दोनों ही मर चुके थे।
मेरा घर बिल्कुल ही खाली हो गया था। मैं खाली खाली नजरों से सारा दिन घर की छत को तकती रहती थी। मैं मम्मी के मरने का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। मेरी शादी के टूटने का सदमा मम्मी ने इस कदर ले लिया था कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। मैं जानती थी मम्मी मेरे लिए किस कदर परेशान रहती थी। जाने वो मुझे छोड़कर कैसे गई होंगी। जब यमराज उन्हें लेने आया होगा तो उन्होंने हाथ तो जोड़े ही होंगे। यह सारी बातें मुझे बेहद परेशान रखती थी। मम्मी की याद मुझे किसी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। अब सुबह सुबह मेरे कानों में सिलाई मशीन की खटखट भी नहीं आ रही थी। मैं सारा दिन घर में बुलाई बुलाई सी फिर रही थी। चाची मेरे साथ ही घर में रुकी हुई थी। अब घर से तमाम मेहमान भी चले गए थे, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि जवान लड़की घर में अकेली कैसी रहेगी। उन हालात में भी चाची सामने आई और वह मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। हालांकि एक और एहसान तले मैं दब चुकी थी। हम लोगों पर चाची ने जितने भी एहसान किए थे, उन्हें एहसानों का बदला मैं मरकर भी नहीं चुका सकती थी। जाहिर है मैं इस घर में अकेले नहीं रह सकती थी। मुझे लाजमी किसी का सहारा चाहिए था। ऐसे में चाची का सहारा देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं चुपचाप चाची के साथ उनके घर चली आई। उनका घर हमारे घर से कुछ फासले पर ही था। जब मैं चाची के साथ उनके घर में दाखिल हुई तो सामने ही आंगन में चाचू बैठे हुए थे। मेरे चाचू भी मेरे बाकी रिश्तेदारों की तरह ही थे। मुझे देखते उनके माथे पर बल पड़ गए, मगर उन्होंने मुंह से कुछ न कहा। हालांकि घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में चाची और चाचू रहते थे और दूसरे कमरे में मेरा सामान रखवा दिया। मेरे पास सामान था ही का, बस कुछ जोड़े थे पहनने के लिए। उसके अलावा मेरे पास कोई सामान नहीं था। मैं दूसरे कमरे में आ गई तो चाची भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद चाची और चाचू के कमरे से उनके लड़ने की आवाज आ रही थी। चाची उनसे कह रही थी कि अनाथ बच्ची समझकर ही उसे घर में रहने दे, मगर चाचू किसी सूरत में भी राजी नहीं हो रहे थे। कुछ देर तक उनसे लड़ने की आवाजें आती रही और मैं दूसरे कमरे में परेशान बैठी रही कि अगर मैं यहाँ से फिर से निकाल दी गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरे पास उस घर के सिवा और कोई ठिकाना भी नहीं था। कुछ देर बाद चाचू घर से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने चाची से पूछा कि क्या उन्हें मेरा इस घर में आना पसंद नहीं आया, तो चाची ने निगाहें चुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग किसी और बात पर लड़ रहे थे। मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी घर में रहूंगी। यह सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ, वरना मैं तो बस परेशान ही बैठी थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे। अब मैं चाची के साथ उनके घर में ही रहने लगी थी। उस दिन के बाद से चाचू ने दोबारा चाची से कुछ नहीं कहा था। उनका रवैया भी मेरे साथ बिल्कुल ठीक होता था। वह मुझे घर से निकलने के लिए नहीं कहते थे। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं अपने घर में हिलकर काम नहीं करती थी। यहाँ पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। हालांकि चाची मुझे घर के काम करने से भी मना करती थी और हमेशा काम में लगी रहती थी, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी के घर में रहकर आराम करूं। इसी वजह से मैं अब पूरा दिन घर के कामकाज करती रहती थी। एक रात मैं थक हार कर सो रही थी। मुझे चाची और चाचू के कमरे से लड़ने की आवाज आने लगी। मैं उन आवाजों पर गौर किया तो मुझे उनकी लड़ाई के बीच अपना नाम सुनाई देने लगा। मैं परेशान हो गई कि कहीं चाचू मुझे इस घर से निकालने का तो नहीं कह रहे होंगे। मगर फिर कुछ देर बाद सारी आवाजें आना बंद हो गई। मगर फिर उसके बाद मुझे नींद न आ सकी। बेघर होने का शोर मेरे जहन में पंजे गाड़े बैठा था। पूरी रात मैंने जागती आंखों में काट दी। मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह उठते ही मैंने चाची से रात के बारे में पूछा तो उन्होंने बात गोलमोल कर दी और अपनी इस लड़ाई के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मगर मुझे चाची कुछ परेशान सी दिखाई दी और पूरा दिन वो खोई खोई रही। मैं उनसे बात करने के लिए उन्हें आवाजें देती, मगर उन्हें मेरी आवाज भी सुनाई नहीं देती। वो जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। अब यह हर दूसरे तीसरे दिन का रूटीन हो गया था। चाची और चाचू के लड़ने की आवाजें आती और साथ ही मुझे मेरा नाम भी सुनाई देता, मगर वह किस बात पर लड़ते थे उस बात की समझ मुझे न आ सकी। चाची उन दिनों बेहद परेशान रहने लगी थी। उन्होंने एक रिश्ते वाले से कहकर मेरे लिए रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी थी, मगर कोई भी एक अनाथ लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था और ऊपर से मेरी शादी भी होते होते रह गई थी। उस बात ने भी मेरे दामन पर दाग लगा दिया था। अब जो भी रिश्ता आता सबसे पहले तो वो यही बात सुनकर भाग जाता था। शादी से 1 हफ्ता पहले मेरी शादी टूट चुकी थी। उस बात ने मुझे कहीं का न छोड़ा था।
चाची पहले ही दमा की मरीज थी और अब उन्हें खांसी भी रहने लगी थी। मैं चाची को आराम करवाने की हर मुमकिन कोशिश करती और ख्याल भी बहुत रखने लगी। मैं नहीं चाहती थी जिस तरह मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर गए हैं, मेरी चाची भी मुझे छोड़कर चली जाएं। माँ के मरने के बाद चाची ने मुझे माँ की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दी थी। वह मेरा एक माँ की तरह ही ख्याल रखती थी और मुझसे अपनी औलाद की तरह ही पेश आती थी। हालांकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो बचपन से ही मुझे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करती थी और मैं भी उन्हें अपनी माँ की जगह समझती थी। मगर वक्त को जाने क्या मंजूर था, चाची की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। मेरे आंखों के सामने मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। अब चाची को खोने का दुख मैं नहीं उठा सकती थी। अब चाची हर वक्त बीमार रहने लगी थी और वह हर वक्त यही कहती रहती कि मेरे मरने के बाद यहाँ से भाग जाना, इस घर में नहीं रहना। मुझे चाची की यह बात बहुत अजीब लगती, मगर खराब तबीयत की वजह से मैं उनसे ज्यादा सवाल नहीं कर सकती थी और खामोशी से उनकी बातों के जवाब में सर हिला दिया करती थी। हालांकि चाचू का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, मगर जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसे चाची को हर वक्त धड़का लगा रहता था। वो जैसे मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कुछ कह भी नहीं सकती थी। बस यह कहती रहती थी कि मैं उनके मरने के बाद इस घर से फौरन चली जाऊं और हरगिज भी यहाँ न रुकूं। उस दिन पूरा दिन चाची पलंग पर लेटी खांसती रही और उनका सांस भी उखड़ता रहा और मैं बेबसी की मूरत बनी चाची को उस हाल में देखती रही। चाची ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे एक बार फिर वादा लिया कि मैं उनके मरने के बाद यहाँ नहीं रहूंगी। उनके मुंह से मौत का नाम सुनकर मेरा दिल दहलने लगा। मैं अब अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर किस्मत पर कब किसका जोर चला है। मैं अभी अपनी किस्मत के सामने बिल्कुल ही बेबस थी और मेरी आंखों के सामने चाची ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर एक और क़यामत मुझ पर टूटी, मगर मैं हर बार की तरह जिंदा रही। मेरे सारे रिश्ते एक एक करके इस दुनिया से विदा हो गए थे, मगर मैं जिंदा थी। उस वक्त शिद्दत से मैंने अपनी मौत की दुआ मांगी थी। हालांकि चाची के अंतिम संस्कार के बाद मैं सोच रही थी कि मुझे इस घर में रहना चाहिए या नहीं, मगर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं उस घर से निकल जाऊं तो कहाँ जाऊंगी? इस भरी दुनिया में तो अब मेरा कोई भी नहीं रहा था। मामा कुछ लम्हों के लिए चाची के अंतिम संस्कार के वक्त आए थे, मुझसे बात किए बगैर ही चले गए। उन्होंने यह तक न पूछा कि मैं इस घर में कैसे रहूंगी। चाची की अर्थी सामने रखी थी और औरतें बातें कर रही थी कि एक हफ्ता पहले शादी टूट गई, जरूर इसमें कोई ऐब होगा। जब एक हफ्ता पहले लड़कों वालों ने बारात लाने से इनकार कर दिया, फिर उसकी माँ भी मर गई और अब अपनी चाची को भी खा गई। यह लड़की ही मनहूस है, जिस घर में जाएगी वहाँ मनहूसियत ही फैलाएगी। उन सब औरतों की बातें सुनकर मेरा दिल छलनी हो रहा था। वो औरतें अपनी जुबान से किसी को भी जान से मारने का हुनर रखती थी। मैं बस खामोश बैठी उन औरतों की बातें सुन रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। घर से तमाम मेहमान भी जा चुके थे, चाचू भी अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे उनके घर आने से पहले इस घर से निकलने का फैसला करना था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं चाची की बात पर अमल करूंगी और यह घर छोड़कर कहीं भी चली जाऊंगी। चाची ने कुछ सोचकर ही मुझसे बात कही होगी, वरना तो वह मुझे माँ से बढ़कर ही चाहती थी। यूं बिना किसी वजह से मुझे अपनी मौत के बाद बेघर नहीं कर सकती थी। मैंने एक बैग में अपने कुछ जोड़े रखे और कुछ पैसे चाची ने मुझे दिए थे वह भी अपने बैग में रखें और चादर वह भी अपने बैग में रखें और चादर को अपने शरीर पर अच्छे से लपेटकर मैं घर से निकलने लगी। मगर उसी लम्हे चाचू घर में दाखिल हुए और मुझे यूं घर से निकलता देखकर वह ठिठक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि रात के इस पहर कहाँ जा रही हो? तो मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा बैग देखा और समझ गए कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। वह एकदम ही गुस्से में आ गए और मुझसे चिल्लाकर कहने लगे कि मैं कहाँ जा रही थी और क्यों। तो मैं बहुत डर गई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि चाची ने मुझसे कहा था कि उनके मरने के बाद ये घर छोड़कर चली जाऊं, इसी वजह से मैं घर छोड़कर जा रही थी। यह सुनकर चाचू के माथे पर बल पड़ गए और उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, बीमारी की वजह से मेरी चाची का दिमाग खराब हो गया था, वरना वह मुझे ऐसे घर से जाने को क्यों कहेंगी, जबकि उन्हें पता भी था कि मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उनके बात दिल पर लगी और मैंने सोचा कि शायद चाचू सही कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर मैं अपना सामान अंदर रखूं और वो कुछ देर में वापस आ रहे हैं। वो घर से दोबारा बाहर चले गए।
कुछ देर में आने का कहकर जब वो घर से निकले तो मुझे बाहर से कुंडी लगाने की आवाज आई, मगर मैंने उस बात को अपना वहम समझकर और दोबारा अपने कमरे में चली आई। अभी मुझे कमरे में आए कुछ ही देर गुजरे थी कि चाचू दोबारा घर में वापस आए। मैं कमरे में बैठी चाची को याद कर रही थी तो मुझे बाहर से कुछ आदमियों की बातें करने की आवाज आने लगी। मुझे लगा कुछ लोग चाची के मरने की खबर सुनकर आए होंगे, इसी वजह से मैं अंदर ही बैठी रही थी। कुछ देर बाद चाचू कमरे में आए और उन्होंने मुझे मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। मैं खामोशी से उठकर चाय बनाने किचन में चली गई और जब चाय लेकर मेहमानों के सामने आई तो वहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे। मैं उन लोगों के सामने चाय लेकर जाकर रखी तो उन आदमियों ने गहरी नजरों से मेरा जायजा लिया। मैं दोबारा कमरे की तरफ जाने लगी तो उनमें से एक आदमी मेरे चाचू से कहने लगा कि तुम तो लड़की के बहुत कम पैसे ले रहे हो। मैं यह बात सुनकर अपनी जगह ठिठक कर रह गई और बेयकीन नजरों से अपनी चाचू की तरफ देखा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि मैं क्या सुन चुकी हूँ। चाचू ने मुझे जब वहाँ खड़ा देखा तो मुझसे कहा कि मैं जल्दी से अपना बैग लेकर आ जाऊँ। इस तरह वह बात कर रहे थे जैसे कोई बहुत मामूली बात हो। उस लम्हे मुझे सारी हकीकत समझ में आई कि क्यों चाची मुझे घर से जाने को कहती रही और मैं बेवकूफ अपनी चाचू की बातों में आ गई और अब वो मुझे दूसरे आदमियों के हाथों बेच रहे थे। मुझे अपने इर्द गिर्द जमीन घूमती हुई महसूस हुई। जब मुझे चाचू ने अपनी जगह पूतपना देखा तो उन आदमियों से कहा कि वह मुझे ले जा सकते हैं। इसमें से एक आदमी आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते जैसे मैं होश की दुनिया में वापस आई और चीखते हुए उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त से अपने हाथ निकालने लगी, मगर उस आदमी की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसका मुकाबला मुझ जैसी कमजोर लड़की कहाँ कर सकती थी। तभी मैंने चीखना चिल्लाना शुरू करके चाचू को भगवान के वास्ते देने शुरू कर दिए कि वो मुझ पर ये जुल्म ना करें और मुझ पर रहम करें, मगर उन पर मेरी किसी दुहाई का असर ना हुआ और वो आदमी मुझे खींचते हुए अपने साथ लेकर बाहर चले गए। बाहर आकर उसने मुझे अपनी गाड़ी में डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इतने में अंदर से दूसरा आदमी भी बाहर आ गया और वह भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी चलने लगी और मैं खुद दहशत से कांपने लगी। मैं उन आदमियों की मिन्नतें कर रही थी कि मुझे जाने दें, मगर वो मेरी तरफ से बिल्कुल कान लपेटे पड़े थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक झटके से रुक गई। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि उनकी गाड़ी का टायर फट गया है। दोनों आदमी उतरकर अपनी गाड़ी को देखने लगे। जैसे उनकी आंख बची, मैं मौका पाते ही उनकी गाड़ी से उतरकर सड़क पर अंधाधुंध भागने लगी। सड़क के दोनों तरफ इक्का दिक्का रोशनियां लगी थी और गाड़ियां तेजी से आ रही थी। उन आदमियों ने मुझे भागते देखा तो मेरा पीछा करने की कोशिश की, मगर जितनी तेजी से मैं भाग रही थी तो मैं सामने से आती गाड़ी से टकरा गई और उछलकर दूर जा गिरी। वो गाड़ी वाला नेक बंदा था। उसने मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक ली। वो आदमी मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट देखकर अपनी जगह पर रुक गए और मुझे मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए। उस गाड़ी वाले ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। जब मैं होश में आई और खुद को अस्पताल में पाया तो शुक्र अदा किया कि मैं उन आदमियों से बच गई हूँ, वरना जाने वो मेरा क्या हश्र करते। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आया और उसने बताया कि उसकी गाड़ी से मेरा हादसा हुआ था। तभी वो मुझे उठाकर यहाँ अस्पताल ले आया। उसने मुझसे मेरे घर का पता पूछा तो मैं रोने लगी, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने उस आदमी को सारी कहानी बताई और उसे निवेदन की कि वो मुझे किसी संस्था में छोड़ आए, क्योंकि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं था। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपनी बीवी को फोन करके मेरे बारे में सारी बातें बताई और अपनी बीवी से मेरी बात भी करवाई। फिर अपनी बीवी की इजाजत से वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। उस आदमी की बीवी बहुत रहम दिल थी। उसने मुझे अपने घर में जगह दी। मैं कुछ साल तक उन मेहरबान लोगों के पास रही। फिर उन लोगों ने एक अच्छी जगह मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। शादी से पहले मैंने अपने होने वाले पति को अपने बारे में सारी हकीकत बता दी थी कि ताकि शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। उन्होंने मुझे मेरी हकीकत के साथ दिल से कबूल किया। आज मैं अपने घर में सुकून की जिंदगी बसर कर रही हूँ। मुझे अक्सर अपने माँ बाप और चाची बहुत याद आते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर मजेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।